ये किस तरह का यूनिवर्स है, यहाँ पे प्यार को कैसे देखा जाता है, या हम नंबर्स पे बिलीव करके एक पार्टनर चूज करें? जब हम किसी से प्यार में होते हैं ना, तो हमारे लिम्बरिक ब्रेन से एक एसिड रिलीज होता है और आपकी बॉडी में बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं। लव फ्रीक्वेंसी का फिजिकल होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक बार भी फिजिकल हुए हैं तो भी आपके और उस इंसान के बीच में एक इनविजिबल रेड थ्रेड कनेक्ट हो जाता है, जो आपके नेवल से उनकी नेवल तक होता है, जिसे हम रमाना बंधन कहते हैं। ये ट्विन फ्लेम क्या है? दुनिया में किसी भी डायमेंशन के किसी भी बीइंग को कॉल आउट कर सकते हो और वो आएगा, वो आपसे मिलने आएगा। हैवी मंगल वाला इंसान लो मंगल वाले इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता, कि वो लोग सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर चीट करेंगे, डिवोर्स करेंगे। जैसे आपने अभी बताया कि एक एनिमी नंबर है, फ्रेंडली नंबर है, इसके अलावा भी कोई और टाइप होती है? बहुत सारे होते हैं। 7 नंबर वाला यानी कि एक अनलकी बंदा लकी कैसे बन सकता है? जैसे हमने लव को एक फ्रीक्वेंसी समझा था, वैसे ही लक भी एक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नंबर्स को कैसे आप चेंज करके अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं? हेलो जी, माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है। इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी, इसका हमारे प्यार के साथ क्या संबंध है, यानी कि हमारी लव लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या नंबर्स हमारे प्यार की लाइफ को यानी कि लव लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, क्या ये वर्स्ट भी कर सकते हैं? इन सब बातों का जवाब आपको इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में मिलेगा, जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगी राणा की राय यानी कि शिविका राणा। सो उनका स्वागत कर लेते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन, रेड क्यों पहना है आज आपने? रेड इसलिए पहना है क्योंकि रेड एनर्जी का कलर है। हाँ। एंड रेड काफ़ी हद तक लव को रिप्रेजेंट करता है, और आज हमारा टॉपिक भी लव न्यूमरोलॉजी पर था, रिलेशनशिप्स पे था, तो आई थॉट कि लेट्स वेयर रेड। ओके, इम्प्रेस करने की कोशिश है ऑडियंस को? नहीं। राइट। ये आई थिंक एक तरीके का साइन हो सकता है कि जब भी आप लव रिलेटेड सिचुएशंस में होते हैं, जब आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलने जाते हैं, यू नो, आपका एक पार्टनर है जो दूर रहता है, आप कभी उससे मिले नहीं हैं, आपकी ऑनलाइन बात चल रही है, और आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्योंकि अगर आप फिजिकली ऑलरेडी मिले हुए हैं तो आपको याद नहीं रहेगा ना आपने क्या पहना था। मतलब वो आपके बस में नहीं था, आपने पहले कुछ पहना हुआ था। और जब आप पहली बार मिलने जा रहे हैं किसी से, जब आपकी ऑलरेडी बात चल रही है किसी के साथ, तब आप रेड पहन के जाइए, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। और ब्लैक को तो बिल्कुल इग्नोर करिए। उस टाइम पे लोग यूजुअली ब्लैक बहुत सेफ एंड ईजी कलर समझते हैं, एंड यूजुअली वो ब्लैक पहन लेते हैं पहली मीटिंग्स पर ही। ब्लैक कभी ही वेयर नहीं करना चाहिए, रेड करना चाहिए। उसके बहुत सारे स्पिरिचुअल रीजंस हैं, एंड वो आपके रूट चक्रा पे भी हेल्प करता है, वो आपके एनर्जी को भी बढ़ाता है, आपका एक इम्पैक्ट डालता है, आपको मेमोरेबल बनाता है, यू नो। तो या रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ समथिंग इज रिलेटेड टू लव। राइट। लड़कियों के लिए है ये? मेनली लड़कियों के लिए है ना? या लड़के बहुत फनी लगेंगे अगर वो रेड में आएंगे तो। That's why I was asking कि ये फनी हो जाएगा। लड़कों को मोस्टली ब्लू में आना चाहिए और लड़कियों को मोस्टली रेड में जाना चाहिए। ओके, ग्रेट। एक और चीज़ जो मैं पिछले एपिसोड में भी आपसे पूछना चाहता था, लव के बारे में बात करेंगे उससे पहले, जब मैंने आपको पहले भी देखा तो आप सिटिंग प्रेफर करती हैं कि आप क्रॉस लेग करके ऐसे बैठे। सो फर्स्ट एपिसोड में भी ऐसे था, सेकंड में भी है। आई थॉट कि शायद ऑडियंस भी सोचती होगी, सो मुझे भी लगा कि मैं आपसे पूछूं। ओके, द रीज़न मैं पैर क्रॉस करके बैठती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत कंफर्टेबल है, मेरा ध्यान उस पे रहता है, बात पे रहता है। सेकंड, जब भी हम ऐसे सराउंडिंग्स में होते हैं जहाँ पे हमको आसपास की एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहना है, यू नो, क्योंकि एक नई जगह है, स्टूडियो है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, बैठ के गए हैं, तो उन सब की एनर्जीज यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक हैं, फ्लो नहीं हुई हैं, है ना, सबकी अलग अलग एनर्जीज। क्या हम डरे यहाँ पे? नहीं मतलब इट इज पॉजिटिव, बट है या ऑफ कोर्स एनर्जी है। एनर्जी कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, उसका आउटकम नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो एनर्जीज हैं बस,
एंड मैं अभी इन एनर्जीज को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, बिकॉज हम इसी में ऑन डेली बेसिस काम करते हैं एज अ स्पिरिचुअल पर्सन. तो अपने आप को इन एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक साइन होता है बॉडी का या सबकॉन्शियस का कि अभी मुझे किसी तरीके की एनर्जी बॉडी में इनटेक नहीं करनी है. राइट. सो इवन इफ वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. तो ये जो होता है ये सबकॉन्शियस के लिए साइन होता है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ कि अभी हमको कोई भी अनवांटेड एनर्जी बॉडी में नहीं चाहिए, अपने ऑरा में नहीं चाहिए. एंड फोकस व्हाट यू वांट टू डू. फोकस, यस, फोकस. राइट. आपका फोकस रहता है जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ पे. एक तरह से आप अपने आप को क्लोज कर लेते हो. हाँ, या इट्स लाइक अ क्लोज थिंग. जैसे जब आप कभी किसी लो वाइब्रेशनल जगह पे जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी का अफसोस करने जा रहे हो, तो ऐसी जगहों पे हमेशा पैर क्रॉस करके बैठो या हाथ क्रॉस करके बैठो. या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पे लोग आपको बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, Right. वहाँ पे ऑटोमेटिकली पैर क्रॉस करके बैठो. और मैं तो कहूँगी कि जब भी किसी के घर जाते हो, किसी की भी बहुत पर्सनल स्पेस में जा रहे हो, तो हमेशा पैर क्रॉस करके बैठो. नॉट सिर्फ ऐसे नहीं, आप नॉर्मली भी पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो या हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो. Right. उससे वहाँ की जितनी भी एनर्जीज हैं वो आपके बॉडी में नहीं जाएंगी. सो यू आर प्रोटेक्टेड. राइट. बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हमने ये भी एनर्जीज देखा. हाँ बिल्कुल. करेक्ट. हमने ये भी देखा कि हमारे पुराने जो हम वेदों में देखते हैं, जो मतलब पिक्चर्स मूवीज उनके ऊपर बेस्ड हम चीज़ें देखते हैं. इंडिया में ये कल्चर था कि हम योगा में भी देखते हैं कि आपको सिटिंग पोस्चर जो है क्रॉस लेग की, उसकी एक वैल्यू बताई जाती है. सो बहुत से जो ऋषि मुनि थे वो सिद्धि करते थे अपनी, जो वो ऐसे बैठते थे, तपस्या करते थे. सो उनका भी सिटिंग यही होता था. सो दैट वाज फॉर फोकस भी. और जब हम पैर ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं तो हमारे जो फुट होता है, फुट के नीचे कुछ सिग्नल्स होते हैं. ओके. ठीक है. तो वो हमारी तरफ ही हैं. तो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी सर्कुलेट हो रही है मेडिटेट करते वक्त, कोई भी साधना करते वक्त, वो बॉडी में ही चलती है. यू नो, इट्स लाइक पैर अभी मैं बाहर रख दूँ तो वो एनर्जी एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से जाएगी. अभी अंदर ही अंदर चल रहा है जो चल रहा है. जो सारे चक्रास हैं उनकी जो एनर्जी चल रही है, रूट चक्रा से लेके मेरे क्राउन चक्रा तक, वो यहीं की यहीं है. राइट. इट्स लाइक दैट. सो प्यार की बात करते हैं. यस. लव रिलेशनशिप्स. सो मुझे ये लगता है कि आम दुनिया की अगर मैं भाषा में बात करूं, क्योंकि जिस टाइम हम टैरो कार्ड रीडिंग में आ जाते हैं, न्यूमरोलॉजी में आ जाते हैं, सो यहाँ पे बात एनर्जीज़ की हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव हो एनर्जीज़ के बारे में बात हो रही है, सोलमेट की बात होती है इसमें. सो लेकिन हम जब आम दुनिया के प्यार की बात करें तो वहाँ पे मुझे लगता है कि दो तरह का ही प्यार है या दो तरह की फीलिंग है जो आपको प्यार के साथ जोड़ती है और जिसके साथ आप चलते हो. दैट इज़ फिजिकल एंड इमोशनल. इमोशनली आप किसी के साथ अटैच हो गए हो, आप उसकी केयर करने लग गए, आप उस पर ध्यान देने लग गए, आप अटैच हो गए उससे, फिर आपका एक फिजिकल कनेक्शन बनता है. और जब तक ये दोनों चलते हैं, हालांकि दोनों में से कोई जिगजैग हो सकता है एक दो बार ऊपर नीचे, लेकिन जब तक दोनों हैं, चल रहे हैं, तब तक वो रिलेशन चलता है. और उसके बाद कई बार वो अगर ये कनेक्शन टूट जाते हैं तो वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है. ऐसा हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है. सो न्यूमरोलॉजी में लव क्या है, ये किस तरह का यूनिवर्स है, यहाँ पे प्यार को कैसे देखा जाता है, और नंबर्स के साथ क्या हम अपने कनेक्शंस पे बिलीव करें जो हमारा इमोशनल और फिजिकल है, या हम नंबर्स पे बिलीव करके एक पार्टनर चूज करें या ये कहें कि वो मेरा लवर है. तो सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगी आपके इस क्वेश्चन का कि इस प्लेन पे लव क्या है. जैसे कि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी काफ़ी बार बात करी थी फ्रीक्वेंसीज की. तो लव इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्लेन पर्टिकुलरली. ठीक है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. इफ़ यू कैन फील लव और यू कैन या तो आप प्यार दे रहे हो किसी को या ले रहे हो, सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है प्यार की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. बट अगर मैं फ्रीक्वेंसीज के पर्सपेक्टिव से और न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ लव के बारे में, तो लव इज़ अ साइकिल ऑफ अटैचमेंट. कि आप किसी के साथ वक्त बिताते हो, आपका एक अटैचमेंट होता है. राइट. और अगर आप वापस डिटैच कर सकते हो अपने आप को उस इंसान से और फिर भी प्यार कर सकते हो उस इंसान से, वो लव होता है. ओके. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइन करेगा. दोनों कनेक्शंस टूट गए जो मेरे वाले जो थे जो मैंने जो बात की
कि इमोशनल एंड फिजिकल दोनों कनेक्शंस टूटने के बाद भी हाँ आपको फील हो कि देयर इज Correct. समथिंग. Correct. Not there is something. You can still love them. If your love is not dependent or bound on something कि ये मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी बनेगी तो मैं इससे प्यार करूंगा, ये अब किसी और की है तो मैं इससे प्यार नहीं कर सकता. प्यार इज नॉट समथिंग, लव इज नॉट समथिंग कि आपके बस में है. जैसे कहते हैं ना भूल जाना और प्यार, ये दो ऐसी चीजें जो आपके बस में ही नहीं है. आप किसी को चाहो भूलना तो भूल पाओगे नहीं. एक दिन अचानक से बस इंसान दिमाग से निकल जाएगा. रोज बैठो किसी को भूलने, भूल पाओगे नहीं. वैसे ही रोज बैठो किसी से प्यार करने तो कर पाओगे नहीं. प्यार या तो होगा या तो नहीं होगा. और अगर एक बार हो गया तो मरते दम तक वो जा नहीं सकता. राइट. कम ज्यादा होता है, ऊपर नीचे होता है, फेड होता है, बट वो कहीं जाता नहीं है. ठीक है, प्यार वहीं का वहीं होता है. एंड प्यार इज अ फ्रीक्वेंसी. जब हम किसी से प्यार में होते हैं ना, या जब हम गॉसिप करते हैं तो हमारे लिम्ब्रिक ब्रेन से एक एसिड रिलीज होता है. ओके. जो सेम होता है. कई लोग इसे केमिकल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. साइंटिफिकली एक उसका अलग मेथड है. बट स्पिरिचुअली एक फ्रीक्वेंसी है. जब आपकी बॉडी उस फ्रीक्वेंसी तक कुछ फील कर पाती है, उस फ्रीक्वेंसी तक अट्यून कर पाती है, और आपकी बॉडी में बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं, है ना, तब वो प्यार होता है. ओके. बट अगर इट्स लाइक आप हर वक्त सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगे, आप हर वक्त गुस्सा नहीं होगे, आप हर वक्त रिग्रेट में नहीं होगे, आप हर वक्त सैड नहीं होगे, तो लव इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो आपको अपने आप को बार बार उस फ्रीक्वेंसी में अट्यून करना पड़ता है. तो टेक्निकली जब हम किसी कहते हैं कि हम सपोज कि हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, इसका मतलब जब भी हम उस इंसान के साथ होते हैं हम उस फ्रीक्वेंसी में अट्यून हो जाते हैं. Okay. या उस इंसान के लिए जब हम सोचते हैं कुछ तो हम उस फ्रीक्वेंसी में अट्यून हो जाते हैं. दैट्स ऑल. अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस इंसान ने कुछ कर दिया, कुछ हो गया तो अब हम अट्यून नहीं हो रहे. इसका मतलब वो कभी प्यार था ही नहीं. राइट. वो बहुत अलग चीज़ थी. एंड प्यार इज समथिंग जो मैंने अटैचमेंट और डिटैचमेंट की साइकिल बताई कि व्हेन योर लव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, कि है तो है, मुझे इस इंसान से बात करके या मुझे इंसान के बारे में सिर्फ सोच के भी वो फ्रीक्वेंसी फील होती है. और वो फ्रीक्वेंसी नहीं जा सकती. आपकी बॉडी ने अगर कोई भी इमोशन फील कर लिया तो अब उसको पता है कि ये कैसा फील करता है. वो कहीं जाएगा नहीं. आप उसे ज़बरदस्ती सप्रेस करो, उससे भागने की कोशिश करो, निकलने की कोशिश करो, क्योंकि अब आपके ह्यूमन के जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, या अब वो भाग गई, वो चली गई, या वो चला गया, वो ईगो आ जाता है आपका, जो आपको ऐसा फील कराता है कि अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है. बट अगर सच में प्यार था तो आपको दिल से पता होगा वो कहीं नहीं जाएगा. वो फ्रीक्वेंसी अट्यूनमेंट हमेशा, आप जैसे उस इंसान के बारे में सोचोगे ना, आप उसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे. उसे लव कहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअली एंड फ्रीक्वेंसीज. राइट. सो मेरे ख्याल से ये होता सब में है, लेकिन समझने की वो समझ जो है वो हर किसी में नहीं होती. तो उसको शायद आम लोगों के पास ये शब्द नहीं होते कि वो एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाट दे आर फीलिंग. और ये सच में वो एक्चुअल फील है या आउट ऑफ फियर आ रहा है या आउट ऑफ ईगो आ रहा है, जो भी वो फील कर रहे हैं. और जैसा आपने एक बात कही थी कि कुछ लोग जैसे फिजिकली अटैच होते हैं और उसके बाद वो हट जाते हैं. प्यार का, लव फ्रीक्वेंसी का फिजिकल होने से कोई लेना देना नहीं है. बल्कि जब आप किसी के साथ फिजिकल होते हैं, अगर आप एक बार भी फिजिकल हुए हैं तो भी आपके और उस इंसान के बीच में एक इनविजिबल रेड थ्रेड कनेक्ट हो जाता है, जो आपकी नेवल से उनकी नेवल तक होता है, जिसे हम रमाना बंधन कहते हैं. और यही हमें कार्मिक पैटर्न्स में बांधता है. इसलिए कहा जाता है कि इफ़ यू आर genuinely not invested or if you're really not in love with somebody, do not get physical. क्योंकि आप कितने लोगों के साथ बंधते जा रहे हो उस इनविजिबल रेड थ्रेड में, आपको पता भी नहीं है. और वो रेड थ्रेड ही आपकी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है इधर से उधर. जब आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं है आप उसके कितने ट्रॉमाज या कितनी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें क्या आप में ट्रांसफ़र हो रही हैं और आपकी क्या चीज़ें उनमें ट्रांसफ़र हो रही हैं. यू हैव नो आइडिया. एंड दिस इज़ रियल. फिजिकल होना इज़ द बिगेस्ट एनर्जी एक्सचेंज, बिगेस्ट. तो लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बहुत खतरनाक होता है, बहुत. आप इतने गंदे कर्माज में फंसते हो कि आप सोच भी नहीं सकते. राइट. ये मेरे ख्याल से इंटरनेट के ऊपर एक नई चीज़ होगी जो काफ़ी लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है.
आज का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है और इसीलिए सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हमारा ये एफर्ट भी ऐसे ही है. सो अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी में जो लव रिलेशनशिप है वो कैसे वर्क करता है और कैसे आप उसको इम्पैक्ट कर सकते हो, लाइक नंबर्स को चेंज करके कैसे उसको गुड और वर्स्ट बना सकते हो, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है. सो बहुत सारी चीज़ें आएंगी. अगर आपके सवाल होंगे, अगर आप ये शो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हो कमेंट्स कर सकते हो, फेसबुक पे देख रहे हो कमेंट्स कर सकते हो, ताकि हम अब अगले एपिसोड्स में आपको जवाब दें उन चीज़ों के बारे में. और इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा के, नोटिफिकेशन भी, ताकि आप तक पहुंचता रहे जब भी नया एपिसोड आए. और फेसबुक पे ऊपर हैं तो प्लीज़ हमारा पेज जो है वो फॉलो कर लीजिए. सो बातचीत आगे बढ़ाते हैं. अब बात करेंगे कुछ एक चीज़ें जो मैंने देखी कि जैसे एक शब्द मैंने सुना, ट्विन फ्लेम. ये ट्विन फ्लेम क्या है? इसके बारे में जानना चाहिए. ट्विन फ्लेम मुझे सुनने में ऐसा आया था कि कुछ ऐसा लव कपल होगा जैसा एनिमल में था भाभी 2 वाला. नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ट्विन फ्लेम बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. आजकल ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहे हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है. लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली क्या होता है, अंदाज़ा भी नहीं है. ओके. ये बहुत ख़तरनाक और बहुत अमेजिंगली एक कॉन्सेप्ट है. ओके. सो बेसिकली जब एक सोल अर्थ पे वापस से रीइंकार्नेट हो रही होती है, वापस से पैदा हो रही होती है, अपनी जर्नी शुरू कर रही होती है, उस टाइम पे क्योंकि वो जो सोल होती है वो एक लाइट के थ्रू ट्रैवल करती है, और क्योंकि लाइट की पावर बहुत तेज़ होती है या जो भी उसका साइंटिफिक रीज़न है, तो वो जो सोल होती है ना वो 2 हिस्सों में ऐसे बट जाती है. अच्छा. ठीक है. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें वो जो एक ही सोल के 2 हिस्से हो जाते हैं टेक्निकली. ठीक है. एक ही थान के 2 कपड़े बेसिकली. ओके. अब एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया. ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही अर्थ प्लेन पे ही आए, दोनों ही ह्यूमन बॉडीज़ में आए. कोई एक एनिमल में भी जा सकता है, एक ह्यूमन में जा सकता है. अच्छा. एक किसी और डायमेंशन में भी अटक सकता है. एक आ गया प्रॉपरली यहाँ पे, एक नहीं आया. ठीक है. बहुत सारी सिचुएशंस हो सकते हैं. ट्विन फ्लेम के साथ आपका एक अजीब सा सेक्सुअल टेंशन होता है. बहुत अजीब, कि किसी के साथ आपको इतना ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील हो रहा है और आपको रीज़न ही नहीं पता. बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है जब वो इंसान आपका रिलेटिव आ जाता है. बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है जब आपका बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है या यू नेवर नो, और उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है. और मोस्टली इन केसेस में इसलिए कहते हैं कि पूछ लेना चाहिए अगर आपको किसी की तरफ बहुत अजीब तरीके का अट्रैक्शन हो रहा है कि एज अ ह्यूमन यू हेट देम, यू डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट देम, बट आप अजीब सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो कि यू नो. सो वो काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो रहा है तो वो ट्विन फ्लेम ही है. उसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कैलकुलेट करने के या देखने के. एक ही सोल अलग अलग उसमें. तो सोल को क्या होता है, सोल एक एनर्जी है, अपनी एनर्जी जो उसकी होम एनर्जी है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है. बट इन ह्यूमन फॉर्म में हमको वो सेक्सुअली फील होता है, बट वो सिर्फ अपनी एनर्जी को लाइट करने की कोशिश कर रही है वापस से. राइट. मेरी एक क्लाइंट थी, उनके साथ एक केस हुआ था. शी वॉज अराउंड 50. उनकी शादी हो गई थी जब वो 18 या 19 साल की थी. अच्छा. उनके 3 बच्चे हैं. शी इज़ हैप्पीली मैरिड, उनका बढ़िया चल रहा है, सब अपना अपना लाइफ में सेटल हैं. शी इज़ डॉक्टर इन दुबई बाय द वे. एंड वन टाइम शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि शिविका आई एम हैविंग अ वेरी अनयूजुअल प्रॉब्लम. ठीक है. एंड शी सेड कि I've been married to this guy, my husband, for so long. It's been almost 30 years that we are together. We are having a very happy family. But there is this one guy. I see him in my dreams. ठीक है. I've never met him. मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ. But एक कोई तो है, वो मेरा नाम बुलाता है, ठीक है, ड्रीम्स में, और मेरे को जाना पड़ता है. मैं उसको मिलने जाती हूँ या विजिट करने जाती हूँ, और हम दोनों दूर से खड़े होकर बस एक दूसरे को ऐसे देखते हैं और हम वापस आ जाते हैं. ओके. एंड जब वो सपना आता है तो कम से कम 1-1.5 महीने तक ना मैं अपने हस्बैंड की तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं कर पाती. अच्छा. हाँ. पर मैं क्या बोलूँ कि जो इंसान सपने में मेरे आ रहा है मुझे उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, यू नो.
अगर ये इंसान कोई फिजिकल रियलिटी में प्रेजेंट होता तो एटलीस्ट बात भी थी, बट सपने में कोई आ रहा है और फिर हस्बैंड पे दिल नहीं आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इतनी अजीब सिचुएशन थी कि आप किसी को बताओगे भी तो किसी को समझ नहीं आएगी। उनको खुद भी समझने में इतने साल लग गए क्योंकि ये हो रहा था काफ़ी टाइम से उनके साथ, और थोड़े थोड़े बीच बीच के गैप में होता रहता था। जब हमने उनकी रीडिंग करी तो हमको पता चला कि वो जो उनको दिखाई देते हैं वो उनका ट्विन फ्लेम है, जो किसी दूसरे डिमेंशन में अटके हुए हैं। वो इस फिजिकल रियलिटी में नहीं है और वो उस डिमेंशन से उनको कॉल आउट करते हैं या बुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी वो अवेयर है, जैसे ये मुझसे मिली, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे होता है, वैसे उनकी लाइफ में वो जिस भी डिमेंशन में वो किसी से मिले होंगे, उन्होंने उनको अवेयर किया होगा, तो वो ऐसे कॉल आउट करते हैं। राइट। और जो हमारी ड्रीम्स का वो जो जगह होती है जिसे हम एस्ट्रल प्लेन कहते हैं, वहाँ पे क्योंकि कोई भी ह्यूमन नहीं होता, सब एनर्जी फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ जाके आप दुनिया में किसी भी डिमेंशन के किसी भी बीइंग को कॉल आउट कर सकते हो और वो आएगा, वो आपसे मिलने आएगा। तो ये वो एक जगह होती है जिसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत अमेजिंग टॉपिक है, बहुत क्रीपी टॉपिक भी है, बट बहुत अमेजिंग टॉपिक है कि कैसे बुलाया जाए, कि कैसे किसी को सपने में बुला के बात की जाएगी, मुझसे बात करें आके। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसकी एक प्रैक्टिस होती है जो आप करते हो, पर ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। आपने इंसेप्शन मूवी देखी है? एग्जैक्टली वही होता है। आप इतनी लेयर्स में चले जाते हैं, आप फंस जाते हैं, और जब आप उठते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि मतलब इट्स लाइक कि आप सोए, आप उठे, आपने अपना काम वाम शुरू किया, आपको एकदम से लगा कि ओ शिट अभी भी सपना चल रहा है। आप फिर सोए, फिर उठे, मतलब उसी सपने में सपना। तो जब आप एक्चुअल में उठ चुके हो, आपको समझ नहीं आता कि अब ये भी सपना है कि नहीं है, ये रियलिटी है कि नहीं है। मैंने मैक्स जो मैं गई हूँ, मैं आई थिंक 6 तक गई हूँ। अच्छा। कि मैं 6 बार सेम जगह सेम सिचुएशन में उठी हूँ और मैं बार बार अटक के सोच रही हूँ कि अब सपना है कि नहीं, अब तो पक्का रियलिटी है। और एंड तक लगता है कि अब तो है, लेकिन नहीं होती है। और जब आप एक्चुअल में उठ जाते हो तब भी आपको नहीं पता होता है। और इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं कि आपको पता ही नहीं, आपको हर वक्त अब आपके दिमाग को लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ और ये जो सब चला है ड्रीम चल रहा है। ये बहुत खतरनाक होता है। एनर्जीज और ह्यूमन माइंड के साथ खेलना एक साथ काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सो हम हर किसी को नहीं कह सकते ट्विन फ्लेम। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। जो आजकल के कपल्स एक दूसरे को ट्विन फ्लेम कहते फिर रहे हैं, ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन है वो बहुत इंटेंस है। कि आप अगर वो इंसान आपके सामने नहीं होगा ना, अगर आप रिलेशनशिप में और वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, आप रो के मर जाओगे, आप एड़ियाँ घिस के मर जाओगे। आपको इतनी बेचैनी होगी बॉडी में, आपकी बॉडी वो एनर्जी झेल नहीं पाएगी, क्योंकि वो इट्स लाइक एक सोल की एनर्जी 2 हिस्सों में है, वो बस कोलाइड होना चाहती है और वो हो नहीं पा रही है। सपोज रिलेशनशिप में कोई, दे आर गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व, उसके बाद जब वो अलग होते हैं तो वो जो डिस्टेंस है ना उनके बीच, वो बॉडी नहीं झेल पाती है। ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सोल खिंच रही है बट बॉडी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो अपने डिस्टेंस में है, जॉब कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, 24 घंटे तो साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो वो बॉडी नहीं झेल पाती है, ये इशू आता है। राइट। सो आगे कार्मिक रिलेशनशिप्स या कार्मिक कनेक्शंस, इसका क्या मतलब है न्यूमरोलॉजी में? जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि जब 2 लोग फिजिकल होते हैं तो उनके बीच में एक रेड कलर का इनविजिबल थ्रेड होता है, जिसे हम रमाना बंधन कहते हैं। वो रमाना बंधन जितनों के संग बनता जाता है, वो सब आपके कार्मिक लाइन में बनते जाते हैं। अच्छा। यस। खत्म नहीं होता, वो कट किया जाता है, जिसकी हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, वो बिल्कुल कट किया जाता है। बट उसके लिए आपको बहुत कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ता है कि मेरा इस इंसान के साथ अब ख़त्म, अब मैं कोई एनर्जी गिव एंड टेक नहीं होगा, आई एम कटिंग दिस कॉर्ड। सो उसका एक प्रॉपर एक रिचुअल होता है जो आप करते हो, या आप अपने किसी हीलर से करवाते हो, क्योंकि एज अ ह्यूमन वो करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो बॉडी की जो मेमोरीज बनती हैं बॉडी के साथ, वो उनको इरेज करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ये आपके पास्ट लाइफ से मोस्टली आते हैं। कि जब आपके पास्ट लाइफ में आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था, या आपने किसी को बहुत दुखी किया था रिलेशनशिप में, या किसी को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी,
इस तरीके से। और ये होता तब है कि जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो, जब आप मरने वाले हो, तो हम कहते हैं ना 7 मिनट के लिए हमारी आंखों के सामने हमारी पूरी जिंदगी आती है। उस 7 मिनट में जिन चीज़ों के बारे में भी आप सोचते हो ना, वो आपकी अगली जिंदगी के कर्मास को डिफाइन कर देता है। अच्छा। तो सपोज करो कि अभी इस मोमेंट पे अगर आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, तो वो कौन सी 7 मिनट में वो कौन सी मेमोरीज हैं जो आपका दिमाग चलाएगा? वो वही मेमोरीज होंगी जो आपने सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखी हुई हैं अपने दिमाग में, जो आपको अभी पता भी नहीं है, पर मरते टाइम आपके दिमाग में जो 7 मिनट में पहली बातें आ गई, वो सब आपकी अगली जिंदगी के कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक बंधन्स को, कार्मिक रिलेशनशिप्स को, सबको डिफाइन करेंगे। इट्स लाइक दैट। तो ये जो कार्मिक, जिनके ऐसे मल्टीपल रिलेशंस हो गए, सो क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा देख लिया होगा लास्ट टाइम? कह सकते हैं, काफ़ी हद तक कह सकते हैं। जब हम किसी से, सपोज आप किसी से जनरली फ्लर्ट कर रहे हैं, सपोज आपने से फ्लर्ट किया, मेरा ही एग्जांपल क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि आप मुझसे सवाल कर किसी रहे का हैं। भी कोई एक चलिए, पर्सन, कोई रैंडम इंसान किसी रैंडम इंसान से मिस्टर एक्स फ्लर्ट मिस्टर कर रहा वाई है। से। हाँ, मिस्टर एक्स तो मजाक मजाक में फ्लर्ट कर रहा है, मिस्टर वाई हमारी सीरियस हो मिस गई, वाई, मिस वाई हमारी सीरियस हो गई, मिस्टर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ वही हो सकता है। मिस्टर भी हो सकता है। तो मिस वाई हमारी थोड़ी सी सीरियस हो गई, बन गया कार्मिक रिलेशन। वो अगला तो फ्लर्ट करके चला गया, ये इमोशन लेके बैठ गई। अच्छा, ऐसे सिर्फ फीलिंग्स के साथ ही? हाँ, एनर्जी एक्सचेंज हो गई। ओके। उसने कुछ तो फ्लर्ट किया ना, कुछ तो दिया। अब वो सीरियस था नहीं था, वो उसकी अगली की प्रॉब्लम नहीं है। उसने तो ले लिया, उसको तो लगा सीरियस है शायद, तो वो तो अगला चला गया। जो लड़की है वो सीरियस होके बैठ गई। अब वो उम्मीद बांधे बैठी है कि आए, वापस आए, कुछ करे, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी बना ली होगी अपने दिमाग में, कुछ अजम्पशंस कर लिए होंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से चलता है। और हम कहेंगे कि यार हमने तो किसी को सीरियसली नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सीधे अपने रास्ते जा रहा था। पर लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन आ गई, तो भी आपको लौट के आना पड़ेगा। राइट। तो इसलिए साधु महात्मा जो लोग होते हैं वो सब छोड़ छाड़ के लिए चले जाते हैं कि हमको किसी के संग कोई कार्मिक बंधन नहीं बनाना, हमको जाने दो, क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। हाँ। बट लोग आपसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं ना, आप उस भी कार्मिक बंधन में बन गए, तो आपको वो करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? दुविधा बहुत दिक्कत होती है। तो कार्मिक कनेक्शन मोस्टली पास्ट के होते हैं। जब हम कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, ये सिर्फ कनेक्शन था? हाँ, ये सिर्फ कनेक्शन था। हाँ, कि ये तो किसी का भी किसी से भी बनता रहता है। रिलेशनशिप बहुत अलग होता है। कार्मिक रिलेशनशिप आपको इतना रुलाता है, इतना टॉक्सिक होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने वो कपल देखे हैं जो रोड पे लड़ेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। हाँ। और रोज बोलेंगे मैं अब इसको कॉल नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगी, हाँ। ये मेरे लिए मर चुका है, मर चुकी है, पर छोड़ेंगे नहीं। वो कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए आए हैं, एक दूसरे के कुछ इमोशंस हैं जिनको रिलीज करवाने के लिए आए हैं, और वो उस हद तक ले जाके एक दूसरे को परेशान करते हैं जब तक वो इमोशंस ट्रिगर होके रिलीज ना हो जाए। तो वो दोनों ही एक दूसरे के लिए पार्ट प्ले कर रहे हैं एक दूसरे की कहानी में, जो उन्होंने पहले से अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था कि तू मेरी हेल्प करना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। बट उनकी जो बॉडी है, उनकी जो माइंड है, वो इस बात को नहीं जानता है। तो अगर, और ये सिर्फ सोल उनकी जानती है, इसलिए सोल उनको अलग नहीं होने देती तब तक जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। राइट। तो जैसे, और हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट का काम ये है उनको अवेयर करना कि तुम दोनों का आपस में कार्मिक डेट क्या है एग्जैक्टली, तुम दोनों क्यों साथ में हो, सो दैट दे कैन वर्क ऑन दिस। जो भी चीज़ है, एक बार वो कार्मिक रीजन रिलीज हो गया, फिर वो प्यार से ब्रेकअप कर लेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बॉडी और माइंड को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि 10 साल से इसी से लड़ रहे हैं, इसी से झगड़ रहे हैं। तो सोल का तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अब बॉडी तड़पेगी, माइंड तड़पेगा, वो मेमोरीज कहाँ जाएंगी? सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, डेफिनेटली सोल्यूशन है, बट यू नीड टू कंसल्ट विद राइट पीपल। ऑनलाइन ये गूगल करके रील्स देख के बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी तक ट्विन फ्लेम के बारे में बात की और कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, और ये दोनों ही मुझे ज़्यादा स्ट्रेंज और ख़तरनाक दिखे। सो मतलब बात प्यार की थी, लेकिन यहाँ पे बात खतरे पे आ गई, इन दो कैटेगरीज में स्पेशली।
सोलमेट किसको कहते हैं? क्या वो एक सूदिंग लव है? क्या वहां पे हमें वो कंफर्ट मिलेगा या वो भी डराएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोलमेट क्या है? आपने कई बार सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस। अगर एक लड़का लड़की अपना स्पाउस या पार्टनर सर्च कर रहे हैं, उनको ये कभी भी नहीं कहना चाहिए गलती से भी कि मैं सोलमेट ढूंढ रहा हूँ अच्छा। या ये मेरा सोलमेट है। जिस मोमेंट आपने ये कह दिया, वो इंसान चला जाएगा। कौन इंसान? जो आपका पार्टनर है। सोलमेट का मतलब क्या होता है? जो इंसान 50-50 सोल्स का ना ग्रुप होता है, वो 50 सोल आपस में एक दूसरे के लिए अच्छे और बुरे रोल प्ले करते हैं, वो पहले से डिसाइड करके आते हैं। तो सोलमेट वो जाते हैं जो आपके पास्ट लाइफ में आपका उनसे कोई कनेक्शन था, आपका उन पे कोई उधार था, उनका आप पे कोई उधार था। तो आप लोग एक दूसरे से बात करते हो कि नेक्स्ट लाइफ में जाके ना हम ऐसे ऐसे अपना उधार चुकता कर लेंगे, तू मेरे लिए ये कर देना, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ठीक है। वो आएंगे, आपको वो चीज़ जो भी सिखानी है, जो लेसन सिखाना है, वो सिखाएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, चले जाएंगे 110%। सो प्लीज़ कभी मत बोलो कि ये इंसान मेरा सोलमेट है या मैं अपना सोलमेट ढूंढ रही हूँ। बोलो कि मैं अपना मिस्टर राइट ढूंढ रही हूँ या अपनी मिसेस राइट ढूंढ रहा हूँ। ये सही टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि एनर्जीज में और ये जो सोलमेट की जो डेफिनेशन है या ये जो भी यूनिवर्स में जो डेफिनेशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आप गलत कन्वे कर रहे हो यूनिवर्स को। okay. जब आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे मेरा सोलमेट ला के दो, तो वो आपको बार बार लेसन्स भेजता रहेगा। जो लड़कियां आजकल कहती है ना कि अब एक लेसन खत्म हुआ, फिर एक लड़का आ गया, हमें लगा था ये पक्का सोलमेट है, पर फिर से वो दिल तोड़ के चला गया, कुछ सिखा के चला गया। आपने मांगा ही सोलमेट, तो मिल रहा है सोलमेट। सोलमेट नहीं मांगना है, राइट। सोलमेट आपको आ रहा है, सिखा के जा रहा है, दिल तोड़ के चला जाएगा, ताकि आप ग्रो करो, कुछ सीखो। लड़कों के लिए भी सेम एप्लीकेबल? सेम। मेरे ख्याल से लड़के तो ज्यादा ये सोलमेट ही मांगेंगे। सो आई एम जस्ट किडिंग, बट बात सही है कि सही चीज का पता होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन सही कि होना। आप क्या चीज बोल रहे हो, आप कैसी एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ से क्या चाह रहे हो, आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो। सो ये करेक्टली पता हो और जो भी करना है वो भी सही पता हो कि क्या करना चाहिए। सो इसके अलावा सोलमेट का कोई और अगर आप फैक्टर बताना चाहें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोलमेट का ना रिलेशनशिप वैसे कार्मिक और ट्विन फ्लेम से अगर कंपेयर करें, थोड़ा सा सूदिंग होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, वो आता है, अच्छा टाइम बिताता है और आपको छोड़ के चला जाता है। अब उसके बाद आपका माइंड बॉडी सोल उसको कैसे झेलेगा, कैसे नहीं झेलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोग अगर बहुत इमोशनल हैं तो वो सोलमेट कनेक्शन को भी कार्मिक कनेक्शन जैसा बना लेंगे, टॉक्सिक, नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने देंगे, पैरों में गिर जाएंगे। और कोई इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है तो वो चुपचाप समझेगा और उसको जाने देगा, इतना अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन ये चॉइस है आपके पास अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन और उसमें नहीं है, उसमें तो आप कितने भी इमोशनली इंटेलिजेंट बनो, आप फंसोगे ही ऐसे इंसान के साथ जो ना इधर का ना उधर का, आप फंसे रहोगे बस कहीं तो बीच में, कि आपके दोस्त भी आपको कह रहे हैं कि भाई छोड़ दे, प्लीज़ छोड़ दे, ये सही नहीं है, क्लेशी है, छोड़ दे, नहीं छोड़ पाओगे, अटके ही रहोगे। और आप रोज़ रात को अपनी ब्रेकअप स्पीच तैयार करोगे कि मैंने कल ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करना है, नहीं कर पाओगे। जब तक वो कर्मा रिलीज़ नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से, अपने टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट करो, सही इन्फॉर्मेशन लो और समझो कि क्या रिलीज़ करना है, एंड देन वर्क ऑन इट। पर ये ऑनलाइन मत देखो, गूगल पर भी इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस बहुत गलत हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिए हैं, बट काफ़ी हद तक गलत है। हाँ, वैसे आप ये हमारा पॉडकास्ट भी ऑनलाइन ही देखने वाले हो। हम ऑनलाइन से ही मकसद ये है कि आप हमसे जान रहे हो और जानने के बाद किसी भी फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले आप किसी से कंसल्ट करो, किसी से फिजिकली मिलो। करेक्ट। और अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर करो, फिर आगे बढ़ो। अच्छा शिविका, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हिंदी फिल्मों में आज तक हम देखते आए, जब भी बात होती है अरेंज मैरिजेस की, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों का काम शायद यही होता है कि लव मैरिजेस को या लव रिलेशनशिप को प्रमोट करना। सो वो दिखाते हैं हीरोइन एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए ये है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके लिए ये कब सही है लड़का, या पैसे के हिसाब से ये सही है। सो कई तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं,
लेकिन वो दिखाया जाता है उसको, हमारे हीरो जो हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये फन फैक्टर होता है हमारे लिए, हम कहते हैं कि ये गलत है। बट इन रियल लाइफ नंबर्स कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी रिलेशनशिप को, और क्या नंबर्स के अकॉर्डिंगली जाना सही है, या फर्स्ट साइट जो आपको किसी से लव हो गया, दिल चाहता है वो करे, या जो नंबर चाहता है वो करे? सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी से प्यार हो गया है, आपका किसी पे दिल आ गया है, आप जेन्युइनली उसके साथ रहना चाहते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हुआ पहला एस्पेक्ट रिलेशनशिप का। ये कंफ्यूज कर देगा। लेट मी कंप्लीट। ओके। कि आपको प्यार हो गया है, आपको कोई पसंद आ गया है। क्यों? क्योंकि हम नंबर से ना बहुत परफेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। परफेक्शन नहीं होता है, हर नंबर का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है ना। किसी में अच्छाई है, किसी में बुराई है। प्यार आपको उसकी सिर्फ अच्छाई से नहीं होता है, उसकी बुराइयों की एक्सेप्टेंस भी होती है, तब प्यार होता है। राइट। ठीक है। अब जैसे कि आपने पूछा कि न्यूमरोलॉजी का उसमें कितना रोल है, कितना नहीं है, तो जब आपको किसी से प्यार हो गया, आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, है ना, पर अब क्योंकि आप प्यार में हो तो आप उसका आंसर ढूंढोगे, छोड़ नहीं दोगे। राइट। अगर आपके माँ बाप ने ऐसी रैंडमली किसी से अरेंज मैरिज करा दी है, वहाँ कलेश होते हैं। जहाँ आपको प्यार नहीं है, आप सिर्फ, और आप जिंदगी में पेरेंट्स को ब्लेम करते हो कि यार इनकी वजह से हम यहाँ फंस गए ना, हमको कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि अब आप उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड ओरिएंटेड नहीं होते हो कि सोल्यूशन ढूंढते हैं, इसका कुछ ठीक करते हैं, है ना। तो जब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हो, एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हो, टू अंडरस्टैंड कि इस इंसान के और मेरे नंबर्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कब तक आ रही है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको सही गाइडेंस दे देगा कि ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, किसको ये जो चीज़ है कि जैसे इस इंसान का गुस्सा ऐसा है, तो वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है, उसके रूट्स क्या हैं, वो चेंजेबल है या नहीं है। और ये जैसे कुछ लोगों का गुस्सा होता है, यूजुअली जिनका मंगल भारी होता है, उनका मोस्टली उनको बोलते हैं ना कि आप इस पर्टिकुलर एज तक की शादी मत करिएगा, 28 जब तक आप नहीं हो जाते हो तो उससे पहले शादी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि तब तक उनका मंगल एक्सट्रीमली भारी होता है। तो थोड़ा वो काम डाउन हो जाए, उनका वो एज निकल जाए, वो फेज निकल जाए, उसके बाद वो अगर शादी स्टार्ट करते हैं किसी के साथ, तो वो एक अच्छे माइंडसेट के साथ कर पाएंगे, काम डाउन रह पाएंगे। क्योंकि शादी में होना या एक रिलेशनशिप में होना, अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर करना किसी के साथ, बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको 10 दिन प्यार आएगा, आपको 1000 दिन उस इंसान पे सिर्फ गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, और उस टाइम पे उस इरिटेशन को झेलने के लिए आपको प्यार चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो ये देखो कि आप प्यार किससे करते हो। प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, होती रहेंगी, चाहे माँ बाप ने चुना हो, चाहे आपने चुना हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आपने चुना है तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे, है ना। आप भागोगे नहीं उस रिलेशनशिप से, किसी को ब्लेम नहीं करते फिरोगे कि आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। राइट। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैं भूल गई। उसी में ये बात थी कि क्या नंबर्स के अकॉर्डिंगली किसी को चूज करना। अब मान लीजिए कि घर वालों की मान ली हमने, और उन्होंने कुंडलियां मिलाई हैं, वो सब चीजें खैर अलग होती हैं, कि वो भी सेम होता है, काफी हद तक सेम होता है, मतलब ब्लूप्रिंट्स हैं उसमें, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट के ब्लूप्रिंट्स हैं, इसमें नंबर के ब्लूप्रिंट्स हैं। सो उन्होंने नंबर्स का भी मैच किया और ये सब चीजें लगी, एंड दे वांट के आप लोगों का सब कुछ ठीक रहेगा, शादी कर लीजिए। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझते। सो न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करेगी उनकी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, और इसका बेस क्या होता है, मतलब कैसे फाइंड आउट होती हैं चीजें? तो हमारा एक टर्म होता है फ्रेंड नंबर, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर। ओके। अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी किसी के साथ किसी ऐसे इंसान के साथ शादी अलाइन करी हुई है कुंडली वगैरह से देख के, क्योंकि अगर कुंडलीज में और न्यूमरोलॉजी में आपके नंबर्स मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो सेम प्लैनेट से बिलोंग करते हो। तो अगर आप लोग के बीच में प्यार नहीं भी है, बहुत से ऐसे कपल्स हैं, मुझे तो लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड मोर देन 50% शादियां होंगी जिनको कभी प्यार नहीं हुआ एक दूसरे से, पर क्योंकि वो कुंडली के हिसाब से हुई हैं, क्यों, तो वो लोग सेम प्लैनेट से बिलोंग करते हैं।
तो वो लोग बढ़िया जिंदगी काट लेते हैं, उनके कलेश नहीं होते इतने, प्यार भी नहीं वो होता। हाँ वो प्यार भी नहीं करते, बट वो ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, जो बहुत अलग फैक्टर्स हैं। प्यार बहुत अलग चीज़ है, दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बट एक दूसरे की रोज बेइज्जती करते हैं, 10 लोगों के सामने जलील करते हैं। प्यार वहाँ भी होता है, क्योंकि प्यार का कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, प्यार तो प्यार है। ये वाले जो लोग हैं, क्योंकि ये सेम प्लांट से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, शादी में आके उनको प्यार नहीं हुआ कभी एक दूसरे से, पर वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। तो इसीलिए जो शादियाँ कुंडली से मिला के होती हैं, नंबर से मिला के होती हैं, वो स्मूथ चलती हैं। सो मतलब उसमें यही ध्यान रखा जाता है कि शादी वर्क कर जाए, कि ये लोग एक दूसरे के संग जिंदगी बिता सकते हैं, एक कंपेनियन ढूंढ सकते हैं। एक लवर होना अलग चीज़ है, कंपेनियन होना अलग बात है। तो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा फोकस होता है एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए, कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, है ना। एंड प्यार ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर वो बहुत अलग फैक्टर है। राइट। जब हम एनिमी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या जब हम न्यूट्रल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि अगर आपके दोनों के 8 बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, 8-8 हैं या 8-8 8-5 है, 8 अगर क्रॉस में हो रहा है बेसिकली, तो आपके स्पाउस का डेथ और आपका डिवोर्स 110% है। मैं लिख के दे सकती हूँ होगा। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का 8 नंबर बहुत एक्टिवेट हो, या लाइफ पाथ या डेस्टिनी 8-8 हो, और फिर भी उनकी शादी स्मूथ चल रही हो ही नहीं सकता। मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि वो शादी में है लेकिन एक घर में नहीं रह सकते वो, उनका बहुत लड़ाई होगी। और डेथ तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इस लोगों का, जिसे एस्ट्रोलॉजी में अलग रीजन से बोला जाता है कि आपने अगर इससे शादी की तो उसकी डेथ हो जाएगी। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि इनका मंगल भारी है, ये है वो है। लेकिन ये जो मंगल भारी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्योंकि आज हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, पहले के ज़माने में जब बोलते होते थे ना कि इसका मंगल भारी है, अगर आपने इससे शादी करी तो आपकी डेथ हो जाएगी, ये डेथ इसलिए आता था, इसका मतलब लिटरल डेथ नहीं होता है पहली बात तो। और जो लोग बोलते हैं एज इन अ फॉर्म ऑफ लिटरल डेथ, वो बोलना ये चाहते हैं, उसका रीज़न ये होता था, जो शुरू हुआ था वो ये था कि जिन लोगों का मंगल बहुत ज़्यादा भारी होता है, उन लोगों के सेक्सुअल डिज़ायर्स और नीड्स बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। उनको फिजिकली सेटिस्फाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे इंसान को सिर्फ ऐसा ही इंसान सेटिस्फाई कर सकता है फिजिकली, जिसका भी मंगल उतना ही भारी हो या उससे मीडियम हो। लो अगर किसी का है तो उनका बिल्कुल नहीं चल पाएगा। एंड ये जो एक एस्पेक्ट है मैरिड लाइफ का, रिलेशनशिप का, वो पूरा नहीं होगा, ठीक है, और शादी खराब हो जाएगी। और ये भी होता है कि इफ़ द गाय इज़ मांगलिक, या उसका बहुत हैवी मंगल है और लड़की का नहीं है, तो हम उस सिनेरियो में बोलते हैं कि अगर वो लोग फिजिकली साथ आते हैं तो एक्सट्रीम डिज़ायर्स होने की वजह से लड़की की डेथ हो सकती है। अच्छा। या लड़की का अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिज़ायर्स है तो लड़की की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है, उनका सेक्सुअल एनर्जी मैच नहीं कर रहा है। और ये कुछ केसेस में बहुत पुराने ज़माने में हुआ था, कई लोगों की डेथ होने लगी थी। तब ये वाला कॉन्सेप्ट, जो भी उस टाइम पे रिसर्च करते होते थे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बारे में, तब उनको समझ में आया था कि हैवी मंगल वाला इंसान लो मंगल वाले इंसान के संग शादी नहीं कर सकता। करेगा तो डेथ हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ होगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो लोग सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर चीट करेंगे, डिवोर्स करेंगे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट लिटरल डेथ नहीं होता है, कुछ केसेस में हुआ था, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हो। So that's the actual reason. So यहाँ पे आपने एनिमी नंबर की बात की और एक बात की आपने फ्रेंडली नंबर की। So दोनों नंबर्स में कैसे डिफरेंस होता है और कैसे आप पा सकते हो? थोड़ा बहुत आपने एनिमी का बताया, और कैसे आप पहचान सकते हो। अब कंफ्यूजन फिर भी वहीं पे रहेगा, लोग मतलब यही सोचेंगे कि अब क्या हम किसी से प्यार करने से पहले या एक इमोशनल कनेक्शन बनाने से पहले ये देखें कि नंबर वाइज वो हमारे लिए ओके है। देखो, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का मतलब, सबसे पहले तो आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचना नहीं है। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, ये ब्लूप्रिंट है समझने का,
कि क्या किया जा सकता है। मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको समझ पाओ और समझ के उसके लिए कोई और ये कौन सी solution लेवल की निकाल पाओ। प्रॉब्लम है ये। अगर एक्सट्रीम डेथ जैसे 8-8 वाला मैंने बताया, 4-4 वाला मैंने बताया, ये एक्सट्रीम डेथ वाली सिचुएशन है, इसमें तो मत ही जाओ। ठीक है, कितना लड़ोगे ऊपर वाले से, वो तो छोड़ दो। राइट। बीच का कोई बेस है या अच्छा चल रहा है या थोड़ा मैनेज हो सकता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लो कि किस लेवल तक की प्रॉब्लम है, हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, एंड न्यूमरोलॉजी इज मेनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेट्स ऑफ योर पार्टनर, और खुद के भी तुमको पता चलेंगे कि अच्छा मेरे इस नंबर की वजह से मेरे ये ट्रेट्स हैं, राइट। और सामने वाले के इस नंबर की वजह से इसके ये ट्रेट्स हैं। तो सपोज 2 लोग हैं, दोनों का गुस्सा तेज है, ठीक है, उन्होंने समझ लिया कि अच्छा दोनों का अलग अलग रीजन से गुस्सा तेज है। इसका तेज है क्योंकि इसका मंगल भारी है, इसका तेज है क्योंकि इसका सूर्य बहुत तेज है, इसको दबना पसंद नहीं है। राइट। तो वो दोनों अपने अपने नंबर्स के लिए पहले तो हल्का सा कुछ रेमेडी कर सकते हैं, या बस अवेयर हो सकते हैं कि जब लड़ेंगे तो हर बार एक रूल रहेगा कि एक ही बोलेगा, दूसरा बोलेगा ही नहीं उस टाइम पे, तो कि उससे अगले आप को थोड़ा बचाव कर सकते कि अगला अगर लड़ाई कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो तुम बोल लो अभी, बाद में बात, दूसरा इंसान बाद में बात करेगा, और तुम फिर एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला। राइट। दिस इज काइंड ऑफ अ रेमेडी। मुझे लगता है यहाँ पे दर्शकों को भी ये बताना जरूरी है कि जब आप रील्स देखते हो स्पेशली, सो अगर रील्स में कुछ एक चीजें आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रही हैं जो आप सुन रहे हो, तो उसको फाइनल एंड समझ के ये मत समझ लो कि दिस इज आवर सॉल्यूशन। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन कुछ और हो जो कंसल्ट करके पता चलेगा। एग्जैक्टली। सो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में भी रॉन्ग है ना, वो वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी वेरी खतरनाक वाला। यू नो, इट्स लाइक आप गूगल से देख के किसी का सर्जरी कर रहे हो, इट्स लाइक दैट। फिर आप कह रहे हो कि यार ये क्या हो गया, ये तो इंसान मर गया। आप अपने रिलेशनशिप को और खराब कर लोगे अपने दिमाग में वो बात। एग्जैक्टली। अगर हमारी जिंदगी में, अब जैसे अगर मैं एक एनिमी नंबर की बात कर रही हूँ, 3 और 4 एनिमी होते हैं। अब कैसे होते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड 4 नंबर है, मेरे जितने आसपास लोग हैं, मेरी मैनेजर 4 नंबर है, आप 4 नंबर हैं, और अगर मेरा कोई रिलेशनशिप है वो भी 4 नंबर है, ये सब 4 नंबर हैं, ठीक है। टेक्निकली मेरा जो नंबर है 3, हम सब एनिमी हो गए। अब एनिमी का मतलब क्या होता है? एनिमी का मतलब होता है, अब जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड 4 नंबर है, तो मैं उसके संग जब बैठती हूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ एंड एवरीथिंग कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। मैं पूरे टाइम उसके संग बैठी ही हूँ, काम ही नहीं कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए असर अच्छा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान मेरे लिए एनिमी है। मेरे तो सबसे इम्पोर्टेंट लोग जिंदगी के सारे 4 हैं। अब सपोज करें कि मेरी मैनेजर हैं, वो 4 नंबर हैं फॉर एग्जाम्पल, उनके 4 नंबर होने की वजह से शील बी वेरी रूड, ठीक है। तो वो हमेशा ना, जो चीज़ शायद कोई और इंसान मुझे प्यार से आके समझा सकता है, 4 नंबर मेरा हमेशा ट्रिगर करेगा। वो आके इस तरीके से बोलेगा कि वो मुझे कुछ ट्रिगर कर देगा कि यू नो कि ये बोलने की जरूरत नहीं थी, या ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी, या ऐसा क्यों बोला, यू नो। क्योंकि 3 नंबर आराम से कामली बात करते हैं कि आराम से बात करो, आराम से बताओ। 4 नंबर थोड़ा सा गुंडा नंबर है, बिकॉज वो गुंडाई दिखाता है। अब सामने बिठा के बोल रहे हो। अरे ये भी कहने की क्या जरूरत थी। होता है ऐसा होता है। हाँ। तो वो नंबर उस इंसान की एनर्जी आपके लिए सही नहीं होती है, बट ये आप अपने आप देख सकते हो। अब जैसे कि मैं मान सकती हूँ कि मेरा मैनेजर के संग नहीं बन रहा है ये वो, लेकिन अगर मैं समझूं कि ये जो ट्रिगर कर रहा है, मैं करती हूँ ना उस पे काम। वो बोल रहा है कि मुझे कल तक चाहिए प्रेजेंटेशन, तो मैं करके देती हूँ ना, मैं प्रोडक्टिव बन के दिखाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसके साथ। अब आपने तो गूगल से पढ़ लिया कि 4 नंबर 3 नंबर का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कैसे नहीं बनता? मेरे 4 अलग अलग रिश्ते हैं, चारों के संग अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और चारों के चारों 4 नंबर हैं, लेकिन फिर भी सबके साथ अलग अलग कनेक्शन है ना। और यहाँ पे आता है प्यार वाला फैक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्यार है तो है, अच्छी है बुरी है, मैं उसके लिए अच्छी हूँ बुरी हूँ। अब जस्ट बिकॉज कि मेरे को करियर में बहुत आगे जाना है और ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं छोड़ूंगी तो नहीं, मैं रेमेडी फाइंड करूँगी। राइट। बट वैसे में जिंदगी का कोई मुझे 4 नंबर वाला इंसान मिलेगा तो मैं उससे डिस्टेंस रखूंगी, क्योंकि मुझे उसमें इतना कलेश नहीं चाहिए। जैसे ये है अब मतलब आपकी जो एनिमी नंबर्स हैं, अगर वो भी आपके लिए पॉजिटिव साइड हो सकते हैं, तो वैसे ही जो आपके फ्रेंड्स नंबर हैं, फ्रेंडली नंबर, हाँ,
सो वो आपके लिए वो भी हार्मफुल आपके लिए हार्मफुल है? हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। हार्मफुल ऐसे हो सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि आपको किसी के साथ इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि आप दूसरे लोगों को इग्नोर कर देते हो। तो दूसरे लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं उस एक इंसान की। आपने कई बार देखा है कि कई बार आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से दूसरे लोग बस आपसे नफरत करते हैं फॉर नो रीजन। आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के नंबर्स बिल्कुल मैच करते हैं, फ्रेंड नंबर है बिल्कुल, बट जब से वो आपकी जिंदगी में आई आप उसी के साथ हो तो आपके सारे दोस्त उसको हेट करने लगेंगे। फिर वो लोग आपके आके बाकी सब जगह पे रिलेशन खराब हो जाएंगे। हाँ। मतलब तो उसके साथ क्या मैटर चल जो रहा करता है है, रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट मैटर करता है। अब आपको उसको समझ के संभालना पड़ेगा कि ये क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है। और ये तो सिर्फ रेफरेंसेस के लिए है कि ये नंबर ये होता है, ये नंबर ये होता है। मेन अंडरस्टैंडिंग आपके समझने पे होती है कि मेरा इस इंसान के साथ क्या है। वैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? मतलब जैसे आपने अभी बताया कि एक एनिमी नंबर है, फ्रेंडली नंबर है, इसके अलावा भी कोई और टाइप होती है? बहुत सारे होते हैं, बहुत। न्यूमरोलॉजी इतनी वास्ट है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे हमारा लाइफ पाथ हुआ, डेस्टिनी हुआ, पर्सनालिटी हुआ, सोल हुआ, और पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनल मंथ नंबर, पर्सनल डे नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। राइट। तो आप सपोर्टिंग नंबर्स, कंडक्टर नंबर्स, आपका कौन सा कब कहाँ क्या एक्टिवेटेड है, यू नेवर नो। तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं तो इस डेट पे पैदा हुआ, मेरे तो ये 2 नंबर्स हैं, तो मेरी तो इन लोगों के संग नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी गूगल पे चेक किया है। बट जब एक न्यूमरोलॉजिस्ट बैठेगा ना, वो ये सब नहीं देखेगा, वो इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करेगा, वो आपकी एनर्जी से समझने की कोशिश करेगा, आपसे बात करके समझने की कोशिश करेगा कि आपका एक्चुअल में कौन सा नंबर एक्टिवेटेड है। राइट। और उसका सबसे अमेजिंग तरीका होता है कि जैसे आपका फ़ोन नंबर, नेम नंबर और आपकी और भी बहुत सारी जो नंबर्स हैं, उन सबको हम कैलकुलेट करके ना नंबर्स निकालते हैं और हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो रेपिटेटिवली बार बार आ रहा है, यू नो, फ्रॉम नोवेयर। कि जैसे फ़ोन नंबर जब आप लेने जा रहे हो इतना सोच के नहीं ले रहे हो, तो उस नंबर ने आपको चूज़ किया ना। बैंक अकाउंट में जब आपने खोला, अकाउंट नंबर जो आपका आया, तो उस अकाउंट ने आपको चूज़ किया। राइट। इसमें यहाँ पे काम करते वक्त आपको एक लैपटॉप दिया गया, उस लैपटॉप पे एक सीरियल नंबर है, तो पर्टिकुलरली वो लैपटॉप का भी जो एक एनर्जी है उसने आपको चुना। तो इन सारे नंबर से हम पता करते हैं कि यूनिवर्स हमको किस नंबर की एनर्जी में ज़्यादा रखना चाह रहा है, तो वो नंबर हमारा एक्टिवेट है। मेरी लाइफ में 7 नंबर कहीं नहीं है। 7 नंबर से की वजह से आप टैरो में आते हो मेनली। अच्छा। मेरे एक्चुअल में डीओबी में सिर्फ मंथ 7 है, वैसे 7 नंबर कोई बहुत है नहीं, पर मेरे जितने भी नंबर्स हैं, जब मैंने कैलकुलेट करने में बैठी तो मुझे पता चला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं इसमें कैसे आ गई, मेरा तो है ही नहीं 7 नंबर दूर दूर तक, मेरा तो 3 और 2 है। पर जब मैंने कैलकुलेशन करी अपने घर की, गाड़ी की, फ़ोन की, अकाउंट की, आधार कार्ड की, लैपटॉप की, सब लाइन से 7। अब मैंने तो चूज़ नहीं किया, अपने आप आया। तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे करता है, राइट। वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखता है और पता करता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं किसी के भी हो सकते हैं। सो अगर आप हमारा ये शो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप अपने चैलेंजेस जो हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हम अगले एपिसोड्स में उनका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि आपको आपका जो है वो रेफरेंस भी दे सकें कि आपने ये सवाल पूछा था, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जवाब दिया गया। और इन केस कोई हाइड भी रखना चाहेगा तो हम हाइड भी रख सकते हैं, लेकिन बात जो है, इंफॉर्मेशन जो है करेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूर पूछें, सवाल होना ज़रूरी है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को भी फॉलो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। इंटरेस्टिंग चीज़, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन होना चाहिए। सो जिस टाइम पे आपकी लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, सो उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी आपको तहस नहस लगती है, क्योंकि एक आपके पास जो कॉर्नर है जहाँ पे आप जाके रिलैक्स होते हो, या फिर कहते हो कि बस कोई बात नहीं, दुनिया से दूर हूँ अब मैं, और ये मेरा एक वो कॉर्नर है जो कि मैं सेफ कॉर्नर कह सकता हूँ अपने लिए। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो फिर वो बंदा जाएगा कहाँ? सो ये एक ऐसी फीलिंग होती है एक इंसान की, इसलिए उसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ही ये होता है जहाँ पे आप हाइड हो सकते हो। सो जब वहाँ प्रॉब्लम है तो दिक्कत है भाई। कैंडल हीलिंग ये कैसे काम करती है लव रिलेशनशिप्स में? क्या ये हील कर देती है रिलेशन को? काफ़ी हद तक। कैंडल हीलिंग इज़ बेसिकली एक छोटा वर्जन है हवन का। अच्छा। हाँ,
जैसे हम हवन करते हैं, पंडित जी बैठते हैं, सारे सामग्री आती है, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पिरिट। तो कैंडल हीलिंग्स भी ऐसी होती हैं। कैंडल हीलिंग में आप अपना एक कैंडल लेते हो, उसको चार्ज करते हो, उसका एक रिचुअल होता है। आप सही दिन चुनते हो। सही दिन का मतलब हुआ आपका आज कौन सा मून का क्या फेस चल रहा है, अच्छा, ठीक है, उसके हिसाब से आप चुनते हो। फुल मून है, न्यू मून है, वीनिंग मून है, वैक्सिंग मून है, गिबियस है, क्या है। हर मून का अपना एक रीज़न होता है कि इस वाले मून फेज में लव की चीज़ें करते हैं या हीलिंग्स करते हैं। इस पर्टिकुलर मून फेज में हम डिस्ट्रक्शंस करते हैं या कॉर्ड कटिंग करते हैं। किसी से ख़त्म करना है तो आप इस वाले फेज में वो हीलिंग करते हो, राइट। ठीक है। कुछ फेजेस में हम लेट गो करते हैं कि आप कट भी नहीं कर रहे हो, अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ठीक है। तो ये अलग अलग फेजेस होते हैं मून के जो हम डिसाइड करते हैं। फिर जो हम कैंडल लेते हैं उस पर हम उस इंसान का नाम DOB लिखते हैं, उसको चार्ज करते हैं। उसके बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो एक छोटा सा रिचुअल होता है, छोटा नहीं, अच्छा खासा रिचुअल होता है। तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो हम जिसको भी वर्शिप करते हैं, हर हीलर अपने एक किसी को वर्शिप करता है। इट कुड बी मदर नेचर, ठीक है, इट कुड बी देयर एनी रिलीजियस गॉड, ठीक है, इट कुड बी देयर एंसेस्टर्स, कोई भी हो सकता है। सब हीलर्स का अपना अपना है, कोई किसको करता है, कोई इजिप्शियन गॉड्स को भी करता है, कोई एंजल्स को करता है। सो टेक्निकली हम उनको बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा ये एक ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनका ये इशू है, सो कैन यू प्लीज़ डू दिस, ठीक है। एंड अगर आपकी वो जो विश होती है, इट्स लाइक अ प्रेयर और लाइक अ विश जो आप मांगते हो, जैसे आप हवन में भी मांग ही रहे हो ना, एक पूरे ताम झाम के साथ कि, और वो जो ताम झाम है वो फोकस करने के लिए होता है, ठीक है। आपने वो ताम झाम किया, सारे रिचुअल्स करे, फिर आपने अपने एंसेस्टर्स से, अपने गॉड से रिक्वेस्ट किया कि ये मेरे कुछ लोग हैं, ये आपसे ऐसे ऐसा चाह रहे हैं, तो आप कैन यू प्लीज़ हेल्प देम। तो जब एक पर्टिकुलर दिन पे एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ एक पर्टिकुलर विश या प्रेयर रिलीज की जाती है यूनिवर्स में, तो वो कहीं तो जाती है, बहुत पावरफुली जाती है, उसका इम्पैक्ट आता है। अगर सही तरीके से किया गया है, सही इंटेंशन के साथ किया गया है, तो बहुत जल्दी असर दिख जाता है। अगले दिन ही दिख जाता है कई लोगों को, तो अच्छा, बहुत जल्दी दिख जाता है। कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो वहाँ पे हमको दोबारा अपनी टैरो रीडिंग चेक करनी पड़ती है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। फिर पूरा प्रोसेस होता है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर किसी कोई सपोज कपल अपनी कैंडल हीलिंग करवाना चाहता है, लव हीलिंग करवाना चाहता है, और उसकी रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि इसको नहीं करवानी चाहिए, तो हम नहीं करते। सो इसमें दोनों का एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है, एनर्जीज का, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि लड़का लड़की जो आए हैं, अब लड़का लड़की की डर की वजह से शायद बोल रहा है, और उसको नहीं रहना, वो बस एक्टिंग कर रहा है कि हाँ हाँ करवा लेते हैं। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों का कंसेंट होना, दोनों ने बेशक कह भी दिया मुझसे, पर अब मैं उनकी एनर्जीज का कंसेंट लूंगी। मैंने, अगर आपको याद हो तो पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था ना कि कई बार लोग आते हैं पर उनको जवाब, अगर उनकी एनर्जी आंसर नहीं मांग रही है तो एनर्जी का कंसेंट होना भी उतना ही जरूरी है। तो टैरो पहले एनर्जी से कंसेंट लेता है कि करना है कि नहीं करना है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अगर कंसेंट आ जाता है तो। अगर कंसेंट नहीं आता और दूसरा पार्टनर साथ में भी नहीं है, सो वहाँ पे जैसे ये रिचुअल करके इसी का पार्ट हो सकती है ये चीज़, अगर कोई करे वशीकरण, जब कोशिश करते हैं लोग कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए और सामने वाला एग्री नहीं है, नो मैटर वो लड़का है या लड़की है, तो उसको अपने वश में कर लिया, अपने पीछे लगा लिया, उसके लिए ऐसा कुछ कर लिया रिचुअल, वो हो गया। और एक किसी के लिए कुछ मैजिक कर दिया, जो ब्लैक मैजिक भी कहा, हीलिंग अलग है, हाँ, मैजिक अलग है। सो मतलब होता वो भी MAGIC, रिचुअल हाँ। से है, लेकिन हीलिंग उसको कहेंगे जो आपने पॉजिटिव किया है किसी को ठीक करने के लिए रिलेशनशिप को, लेकिन गलत अगर वो चीजें कर ली तो वो एक ब्लैक मैजिक भी बन सकता है, ग्रे वाइट आप कह रहे थे, अच्छा ये आई थिंक हमने पिछले पॉडकास्ट में बात पिछले किया पॉडकास्ट था। में हमने थोड़ी बात की थी, हमने डिटेल में बात की थी कि वाइट, ग्रे एंड ब्लैक मैजिक वहां पे एग्जैक्टली हमने क्या होता है। डिफरेंसेस बताए थे कि वाइट हाँ। मैजिक क्या होता है, ग्रे मैजिक क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है। तो वो अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं, आप पिछला पॉडकास्ट इसके लिए सुन सकते हैं,
उसमें पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा एक ओवरव्यू देके कि वाइट, ग्रे एंड ब्लैक मैजिक क्या होता है और ये करना कितना गलत हो सकता है, ये है सवाल इसके, तो इस बात में। वाइट मैजिक, स्पेशली मैजिक की जो स्पेलिंग है वो हम लिखते हैं MAGICK। हम्म, अगर के नहीं लगाओगे तो सिर्फ इल्यूजन है। अच्छा, हाँ, MAGIC वाला जो मैजिक होता है, जो एक स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, जिसे आंखों का धोखा कहा जाता है, उसके आगे जब आप के लगा देते हो तब वो हमारा वाला मैजिक बन जाता है, ओके, जो इल्यूजन नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है ऑफ कोर्स, बट वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम रिलीज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डे पे, स्पेसिफिक रिचुअल्स के साथ, स्पेसिफिक रीजन के लिए, और उसका एक रिजल्ट आएगा जो बहुत अनरियल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यू नो, बहुत अनरियल होता है। तो जैसे कि आपने पूछा, वाइट मैजिक इज जब मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, खुद अपने लिए कुछ रिचुअल किया है, पर उससे दुनिया में किसी का कुछ गलत नहीं हो रहा, तब वो वाइट मैजिक है। ओके, जब मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, कोई हीलिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और उससे पूरी दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तब वो ग्रे मैजिक है। अगर मैं अपने लिए या आपके लिए कोई भी मैजिक कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बट उसका किसी ना किसी पे असर हो रहा है, किसी ना किसी को किसी ना किसी के कंसेंट के खिलाफ है, मर्जी के खिलाफ है, फ्री विल के खिलाफ है, हाँ, या उनके लिए बुरा है, बुरा वही, बुरे से भी ज़्यादा फ्री विल के खिलाफ है, बुरा भी हो सकता है, फ्री विल के खिलाफ है, तब वो ब्लैक मैजिक हो जाता है। और ये बहुत खतरनाक होता है, ये नहीं करना चाहिए। वाइट मैजिक तक ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपने लिए खुद करें, हमें ना बुलाएं। और ग्रे मैजिक हमको करना पड़ता है क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, उसका भी बहुत अलग रीज़न होता है। ब्लैक मैजिक में जो लोग जाते हैं, फिर वो लोग मेनली मोस्टली अपनी फैमिलीज़ कंटिन्यू नहीं करते, वो कभी शादी नहीं करते, वो कभी बच्चे नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इसका बहुत भारी कर्मा आता है, बहुत भारी। तो अपनी चाहकर भी वो अपनी फैमिली ही नहीं स्टार्ट कर पाते मोस्टली। जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो आपको अक्सर भटके हुए ही मिलेंगे कि बैठे हैं तांत्रिकों के पास, अघोरीस के पास, चले गए दुनिया, सन्यासी बन गए, छोड़ छाड़ के सब कुछ, वो कर ही नहीं पाएंगे। पर उनमें एक अलग सा जुनून होता है, वो पैसे के लिए नहीं करते ब्लैक मैजिक, वो करते हैं क्योंकि उनको बस करना है, उनको देखना है, उनको पावर देखनी है कि किस हद तक जाया जा सकता है, यू नो, राइट। क्योंकि हर तरीके का इंसान है, इंसान अपनी लिमिटेशंस को हमेशा पुश करता है कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो उनका फोकस पैसे के लिए नहीं होता, वो पैसे के लिए करते भी नहीं है, उनका जुनून होता है कि और क्या हो सकता है। सो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी ऑडियंस को यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी छोटी मोटी डिज़ायर्स के लिए कभी इतना बड़ा फैसला ना लें कि आप ऐसी चीज़ों को ट्राई करें जो किसी के लिए नुकसान बने, या किसी दिन आपको रिग्रेट फील हो कि मैंने वो फैसला उस टाइम पे गलत लिया। मैजिक को और हीलिंग को हमेशा और हमेशा सिर्फ अपने बेहतरी के लिए यूज़ करो, किसी और की बुराई के लिए यूज़ मत करो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करो, दैट्स ऑल। ओके, सो अभी लास्ट एक बात जो आई थिंक हर इंसान जानना चाहेगा, और नॉर्मली हम कह देते हैं कि आपको ये मिल गया, अरे आपको ये गर्लफ्रेंड मिल गई या आपको ये वाइफ मिल गई, यू आर वेरी लकी, ठीक है, और किसी को अच्छा हस्बैंड मिल गया, सो यू आर वेरी लकी। हालांकि कह रहे होते हैं अंदर से अंदर से कई बार वैसा फील नहीं लगते, फील नहीं करते। सो लकी होना, ये क्या जन्म से तय हो जाता है कि कोई इंसान लकी होगा? क्या उसके नंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो लकी होगा? क्या एक अनलकी बंदा भी लकी बन सकता है नंबर्स चेंज करके? और क्या किसी के नंबर्स उसे लकी से अनलकी बना सकते हैं? डेफिनेटली। तो ये तो बिल्कुल सच है कि हर इंसान अपने अलग 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 लक के साथ पैदा होता है, ठीक है। 3 नंबर वाला इंसान बहुत लकी होता है। आपकी ओवरऑल डीओबी में भी अगर 3 नंबर एक्टिवेटेड है तो भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लक चलेगा। 3 नंबर क्योंकि जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर पूरे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है, मतलब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसकी ना मैग्नेटिक पावर बहुत तेज है, तो इसलिए 3 नंबर वाला ना एक तो यूनिवर्सल फ्रेंड होता है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ लोग, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक पावर, उसके ऑरा में एक अजीब सी मैग्नेटिक पावर होती है।
यूनिवर्सल फ्रेंड होता है, कहीं भी जाएगा दोस्त बना लेगा, उसको कभी फोमो नहीं होगा, ठीक है। हील बहुत जल्दी होता है, उसका लक कैसे काम करता है, चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, पर हील कर जाएगा। गलत काम करेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा तो बदनामी नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। 3 नंबर ये करवाता है, ये लक देता है। अब यहाँ कोई 8 नंबर पे पैदा हुआ है, वो गलत कर भी नहीं रहा है बेचारा, वो बस वहाँ खड़ा हुआ है जहाँ मर्डर हुआ था, और वो फंस जाएगा। 3 नंबर वाला भाग जाएगा, 8 नंबर वाला फंस जाएगा। राइट। तो डेफिनेटली एक हर इंसान, इसी को हम दूसरे रूप में लक कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, इसको दूसरे रूप में नहीं, इसको लक ही कहते इसी हैं। को कहते हैं। हाँ, क्योंकि जो इंसान शनि से रूल हो रहा है उसको बिल्कुल भी हक नहीं है गलत के आसपास भी होने का। गलत करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हर किसी की क्लास टीचर होती है ना, क्लास टीचर्स जो स्कूल में टीचर्स हैं, देख तो वो सारे बच्चों को रही हैं, पर अपने क्लास वाले बच्चों को वो ज़्यादा देखती है ना। कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, मुझे उसकी क्लास के बच्चे का मतलब नहीं है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो जो शनि की जो क्लास टीचर है, हाँ अब जैसे मेरे जो क्लास टीचर है वो जुपिटर हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कर लो कुछ नहीं होता, मैं बचा लूँगा, पर शनि को है वो सिद्धांतवादी है, हार्ड वर्कर हैं, कि ये क्यों कर रहे हो, ये तो गलत काम है। तो वो अपने बच्चों को बहुत ठोक के रखते हैं, बहुत मार पीट के रखते हैं, बहुत ब्रशन अप करते हैं, बहुत सप्रेस करते हैं, कि जैसे कहते हैं ना डायमंड बना देता है शनि आपको। तो वो सिचुएशंस ऐसी लाता है कि बच्चे एकदम निखर के निकलते हैं उनके। राइट। सबसे हार्ड वर्किंग इंसान जो आपको इस दुनिया का मिलेगा वो 8 नंबर ही होगा। रियल स्टेट की दुनिया में जो कमाल कर रहे हैं वो सारे 8 नंबर वाले हैं। 3 नंबर वाला इंसान लक के बेसिस पे जाता है जहाँ जाता है। ओके। वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क करता है, क्योंकि अच्छा उन बच्चों में अलग तरीके से दिमाग चलता है। 1 नंबर वाले का अलग चलता है, 2 नंबर वाले का अलग चलता है। एक के पास 1 नंबर पे अगर कोई पैदा हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को, 28 तारीख को या फिर 19 तारीख को, इन 4 डेट्स पे कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसका लक भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। इनका लक पता है कैसे अच्छा होता है, ये ज़िंदगी में कुछ ना करे ना तो भी इनके पास पैसा आ जाएगा, या तो इनके घर वाले इनको दे देंगे, या तो इनकी शादी ऐसे इंसान से हो जाएगी जो इनके लिए बहुत पैसा ले आएगा। ओके। या तो इनके बच्चे होंगे वो इनके लिए बड़े लकी होंगे। ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहेगा इनको, मतलब ये कुछ जिंदगी में ना भी करे ना, कुछ ना कुछ इनका हो जाएगा तब भी। राइट। ये ऑप्शन 7 नंबर वाले के पास नहीं है। 7 नंबर वाला बर्बाद हो जाएगा अगर उसने कुछ नहीं किया तो। अब वो चेंज कैसे करे 7 नंबर वाला, यानी कि एक अनलकी बंदा लकी कैसे बन सकता है? अब ये तो हो गए आपके नंबर्स। यहाँ पे जो चेंज कर सकते हो वो है फ्रीक्वेंसी। अच्छा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, नंबर्स तो वो हैं जिनके साथ आप पैदा हुए हो, वो बस आपके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। जैसे हमने लव को एक फ्रीक्वेंसी समझा था, वैसे ही लक भी एक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम बहुत सारे हमारा एक कोर्स होता है जिसमें हम बहुत सारे टूल्स बताते हैं अलग अलग चीज़ों को समझने का या करने का। तो उसमें एक लकी गर्ल सिंड्रोम होता है। लकी गर्ल सिंड्रोम क्या होता है? मुझे लकी गर्ल सिंड्रोम है। अच्छा। आप 5 चीज़ें लेते हो अपने लाइफ की जिन्होंने आपको तबाह कर दिया, आपको ऐसा लगा कि आप मर जाओगे इन 5 इंसिडेंट्स में। अच्छा। पहले तो आप वो काउंट करते हो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। फिर उन 5 चीज़ों में आप एक एक करके जाते हो और आप ये देखते हो कि अगर ये नहीं हुआ होता तो ऐसा क्या है जो आज मैं जो हूँ वो नहीं होती। तो बेसिकली आप उस इंसिडेंट को एक अच्छी मेमोरी और एक अच्छे रीज़न से कनेक्ट करते हो, चाहे वो इंसिडेंट कितना भी ख़राब हुआ हो, कितना भी ट्रॉमेटाइजिंग हो। जैसे कि सबसे पहले मेरा एक इंसिडेंट था कि आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 6 years old। ओके, बट उसको मैंने कनेक्ट किया उस चीज़ से कि अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो मैं पैसे का वैल्यू नहीं समझती, मैं दुनियादारी नहीं समझती। तो इस इंसिडेंट की वजह से जो आज तक एक दर्द फील कराता था कि शिट ये क्यों हो गया, वो सब इमोशन चला गया। और ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट, उन सब का रीज़न बदल दिया गया। तो अब हमारे सबकॉन्शियस में पता क्या चला गया कि मतलब मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। राइट। यहाँ से लक क्रिएट होता है जब आपका सबकॉन्शियस ये बिलीव करने लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड, एवरीथिंग। सिर्फ इतना सोचने से, सिर्फ सोच लेने से, सिर्फ मान लेने से। लेकिन इतना इजी नहीं होगा क्योंकि मैं 3 नंबर हूँ, मैंने इजीली मान लिया। 7 नंबर वाले को दिक्कत होगी, 8 नंबर वाला तो यकीन ही नहीं करेगा। और आई थिंक उस टाइम पे यकीन करना ज़्यादा मुश्किल है जब आप
ये सोच रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में से उन रीजंस को निकाल रहे हो जो लग रहे हैं कि आपको ये अच्छे के लिए हैं, बट उसके साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आसपास, और फिर उसमें से निकलते हुए ये कहना कि उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। सब अच्छे के लिए हो रहा है। वही वो माइंडसेट है, वो एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं रोज अट्यून होना पड़ेगा। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या आप नंबर्स, जैसे कुछ लोग नाम में कुछ स्पेलिंग ऐड करवा लेते हैं या कुछ और चीज़, अब अपना डीओ भी तो चेंज नहीं कर सकते, बट नंबर्स को कैसे आप चेंज करके अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते? अपना फ़ोन नंबर आपके अलाइन होना चाहिए। हम्म, आपका अच्छा, इसमें भी लोग गूगल करते हैं और बहुत सारे बोलते हैं ये नंबर अच्छा है, वो नंबर अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके लिए कौन सा नंबर अच्छा है, आपको ये समझना है। तो वो आपको कैलकुलेट करवाना हाँ, वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही सही तरीके से कैलकुलेट करेगा, वो आप रील देख के कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए शायद हम इस पॉडकास्ट पे रेमेडीज को लेके और इन चीज़ों को लेके बात नहीं कर रहे हैं अपनी। हम फोकस कर रहे हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पर। तो आप अपने फ़ोन नंबर्स, मतलब मैं बता रही हूँ कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे करता है, वो आपके फ़ोन नंबर्स हुआ, आपके व्हीकल नंबर हुआ, अगर आप एक नई गाड़ी ले रहे हो तो वो इस हिसाब से एक नंबर आपको सजेस्ट करेगा, या आप उसको ऑप्शंस दे दोगे कि मेरे को ये नंबर अवेलेबिलिटी में है, मैं कौन सा लूँ या कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सा कलर लूँ बेसिकली। तो वो हर चीज़ को इस तरीके से अलाइन करेगा कि आपका लक इन्हांस होने लगेगा या क्रिएट होने लगेगा। बट इसमें भी आई थिंक यही है कि अगर आपको पता है कि ये नंबर लक के लिए होते हैं, सो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बैठे अपनी कैलकुलेशन जरूरी है। करेक्ट। कि आप पहले अपना जानो, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कौन सा नंबर आपके लिए बेस्ट होगा। करेक्ट। वो आप कर सकते हो। करेक्ट। राइट, ये देखा हमने मूवीज में। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एज यूजुअल आप जब बताती हैं तो बड़ा एक्सप्लेन करके कि इजीली सामने वाला समझ पाए। आई होप हमारी ऑडियंस इस सारी कन्वर्सेशन को बड़े अच्छे से समझ पाई होगी। और फिर भी अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी यही सब कुछ करना है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होगा और फेसबुक पेज फॉलो होगा, तो वो ज़रूर करना है। और यूट्यूब पे बेल आइकन दबा देना ताकि आपको अगले एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। फिर भी हम बताते चलते हैं कि हम अगले एपिसोड में किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम मोस्टली करियर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम पास्ट लाइफ के बारे में भी काफ़ी हद तक टच करेंगे टॉपिक। राइट। बिकॉज आपका करियर काफ़ी हद तक आपकी पास्ट लाइफ डिसाइड करती है। जो आप पहले से डिसाइड करके आए हो कि अब की बार मुझे ये करना है, तो हम वो पॉइंट भी टच करेंगे। सो अब आपको बता दिया, अब आपका ये एपिसोड अगले एपिसोड को डिसाइड करेगा। सो करियर पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग माय पॉडकास्ट विद शेखर राय, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर।